हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के कॉमर्स क्लासेस में। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं भारतीय लेखांकन मानक के बारे में कि क्या ये होता है ना। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में आज। उसके बाद कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है भारतीय वाले लेखांकन मानक जो है उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं कि वास्तव में क्या ये होता है। ठीक है, देखो, बात करें हम भारतीय लेखांकन मानक की, तो इससे पहले जो था क्या था, देखो IFRS के हिसाब से भारतीय लेखांकन मानक वे लेखांकन मानक होते हैं जिन्हें भारत सरकार ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाया है। देखो, इससे पहले केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे, उनको हम बोलते थे लेखांकन मानक, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई होते थे। ठीक है, अब भारत सरकार ने क्या करा, उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के हिसाब से अपने मानक बना लिए, अपना स्टैंडर्ड बना लिए। ठीक है, कि इनको हम अप्लाई करेंगे अपनी भारतीय कंपनियों पर। ठीक है, तो इसलिए ये बनाए गए, क्योंकि अब क्या है, एग्जाम जो है, जैसे कि कॉमर्स का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, यूजीसी नेट का कॉमर्स का एग्जाम हो, यूजीसी नेट मैनेजमेंट का हो, या फिर यूपीपीजीटी कॉमर्स हो, या फिर यूपीपीएससी जीआईसी का हो। ठीक है, या फिर यूपीपीएससी जीडीसी का हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अब बनने लगा है। पहले जो ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बनता था वो हमारा बनता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से केवल, जो कि इंटरनेशनल लेवल वाले थे। अब भारतीय रेखांकन मानक आ गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने लगा है। ठीक है, और ज़्यादातर मैचिंग में आता है, तो हमें डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, बात करें हम इसकी पारदर्शिता की, तो देखो कि पारदर्शिता और एकरूपता, यानी इनका जो उद्देश्य होता है वो भारतीय कंपनियों के जो वित्त से रिलेटेड विवरण होते हैं, यानी वित्तीय विवरण का मतलब क्या हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट कंपनियां बनाती हैं, उसमें वैश्विक स्तर की पारदर्शिता बनी रहे और एकरूपता बनी रहे। यानी कि पारदर्शिता का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, है ना, कि अगर वैश्विक स्तर पर कोई भी कंपनी व्यापार करती है, तो दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है, सामने वाला देश है, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आसानी से देख और समझ सके। ठीक है, उसमें एकरूपता बनी रहे। ICAI और MCA ने ये मानक जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मानक बोर्ड द्वारा तैयार किए गए, जो कि अपना CAS की डिग्री करवाते हैं। ठीक है, उस बोर्ड के द्वारा इनको तैयार किया गया है, और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा भी अधिसूचित किए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं के द्वारा मैनेज इनको किया जाता है। कभी कभी अगर उन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस लाना है, तो उनके हिसाब से चेंजेस समय समय पर इसमें कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वैश्विक एकीकरण। वैश्विक एकीकरण का मतलब क्या होता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है हमारी, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, उसको एक दिशा, इस दिशा में बड़ा कदम रखा जाता है। इससे क्यों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी भारतीय कंपनी वैश्विक स्तर पर अपना व्यापार करना चाहती है। ठीक है, तो कब कर पाएगी, जब उसके स्टैंडर्ड एक अच्छे तरीके से मेंटेन करे गए होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं उसने कोई स्टैंडर्ड, कोई लेखांकन मानक फॉलो किया होगा, तभी तो वो आगे जाकर अपना व्यापार वैश्विक स्तर पर कर सकती है। ठीक है, अगला हम बात करें इसका मुख्य उद्देश्य होता क्या है। सबसे पहली स्लाइड में हमने आपको बताया था कि ये तो सबसे पहला काम है इसका पारदर्शिता लाना। ठीक है, पारदर्शिता लाना। दूसरा है तुलना करना और विदेशी निवेश की भी बात है। पारदर्शिता का मतलब एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, है ना, कि जो मान लो कोई कंपनी हमारी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसको हमारी कंपनी के बारे में पूरी ऑल ओवर डिटेल पता चल सके, एक अच्छी डिटेल उसको मिल सके कि हम वास्तव में इस कंपनी में एक्सवाइजेड कंपनी में इन्वेस्ट करें या फिर ना करें। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी यहीं से जो वो क्लियर हो पाती है। ठीक है, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ताकि जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो वो सटीक जानकारी ऑलरेडी हमसे इनकर कर सकें। तुलना की बात करें हम, तो भारतीय कंपनियों के वित्तीय परिणामों की तुलना वैश्विक यानी ग्लोबल स्तर पर आसानी से करी जा सकती है, इसलिए इनको फॉलो करना होता है। दूसरा है कि विदेशी निवेश। विदेशी निवेश का मतलब क्या होता है कि
भारतीय बाजार में भरोसा बढ़ाना और जिससे व्यापार जो है वो भारत में पूंजी का प्रवाह हो सके। जैसे कि सपोज करिए कोई विदेशी कंपनी है भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है, तो वो भी तब इन्वेस्ट करेगी जब हमारी एक्स वाई जेड कंपनी की सपोज करो फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगी। वो बेटर है या नहीं हम कैसे पता चलेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया किसकी हेल्प से जाएगा? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हेल्प से। बात क्लियर है? ठीक है। अगला है एप्लीकेबिलिटी का, किस पर अप्लाई होता है ये, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो उसकी नेटवर्क किसी भी कंपनी की 250 करोड़ होनी चाहिए। यानी किन कंपनियों पर अप्लाई हो रहा है? यानी सबसे पहले तो लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। वे कंपनियां जो लिस्टेड कंपनी होने की प्रक्रिया में है उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अनिवार्य है, ठीक है, जो लिस्टेड होती है। अच्छा, जो अनलिस्टेड कंपनियां होती हैं यदि उनकी नेटवर्क 250 करोड़ या उससे अधिक है मान लीजिए, तो उन्हें अनिवार्य रूप से इसका पालन करना पड़ता है। मतलब एक जगह तो है लिस्टेड कंपनी का, लिस्टेड को तो फॉलो करना ही करना है। अगर वो कंपनी लिस्टेड नहीं है तो उसका व्यापार 250 करोड़ या उससे ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए, तो उसके लिए भी मैंडेटरी बन जाता है, ठीक है। इन कंपनियों की होल्डिंग, सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर, मतलब इन कंपनियों की सहायक कंपनियां कोई हो सकती हैं, कोई इनकी ब्रांचेस वगैरह हो सकती है, वो सारी एसोसिएट कंपनियों पर भी ये स्वतः ही अप्लाई हो जाता है। जब उसकी पेरेंट कंपनी पर अप्लाई है तो क्यों ना उसकी सहायक कंपनियों पर भी तो अप्लाई हो ही जाता है, ठीक है। हम बात करें पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की और बात करें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नए जो आज फॉलो करे जाते हैं, ठीक है, भारत वाले जो है। एक तो है ये इंडियन यानी कि इंटरनेशनल वाले, और ये नए जो अभी आए भारत वाले, ठीक है। हम मूल्यांकन की बात करें तो ये ऐतिहासिक पर आधारित थे। कौन से वाले? जो वैश्विक स्तर के जो थे, ठीक है, इंटरनेशनल वाले। हम बात करें अपने भारतीय लेखांकन मानक की तो ये उचित मूल्य यानी फेयर वैल्यू लेखांकन पर अधिक जोर देते हैं, फेयर वैल्यूएशन किसी भी कंपनी का हो सके। अप्रोच की बात करें हम उसके दृष्टिकोण की, नजरिए की बात करें देखने की, तो ये रूल बेस्ड है। ये क्या है? ये नियम के आधारित है इंटरनेशनल वाले, और भारत वाले प्रिंसिपल बेस्ड है। प्रिंसिपल में सिद्धांत के अकॉर्डिंग बनाई गई, ठीक है। पहले चीजों को ऑब्जर्व किया गया तब इनको बनाया गया है। प्राथमिकता की बात करें हम तो कानूनी रूप से सबसे ज्यादा महत्व इंटरनेशनल वाले को दिया जाता है। आर्थिक वास्तविकता अगर हमें किसी की देखनी है तो उसके लिए हमें भारतीय लेखांकन मानक फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है जी। राजस्व की बात करें हम यानी रेवेन्यू की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है इसके तहत जोखिम और पुरस्कार के हस्तांतरण पर आधारित है। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है वो रिस्क और रिवार्ड बेस है। और भारतीय लेखांकन मानक के आधार पर अगर हम चलते हैं तो 115 जो है वो कंट्रोलिंग और ट्रांसफर के बेस पर आधारित है, ठीक है। कुछ की पॉइंट हो रहे हैं इसके जो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो इंडियन वाले हम पढ़ रहे हैं, उसी पर ज़्यादा जोर है हमारा, तो उसके हिसाब से अगर हम चले तो भारतीय लेखांकन एक जो है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हम जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे वित्तीय विवरण होते हैं उनको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं हम, उस चीज़ की जानकारी हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन वाला 1 देता है। सेकंड हमें इन्वेंटरी की जानकारी देता है कि कोई जैसे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। माल का जो स्टॉक वगैरह होता है उसके वैल्यूएशन की बात हमें जो भारतीय लेखांकन मानक 2 के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। हम बात करें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की तो इसमें हमारे प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट जो होते हैं इनके वैल्यूएशन की बात हमें पता चलती है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर तो फिलहाल 3 है, मैं अगला जो वीडियो करवाऊंगा ना आपको उसमें डिटेल में सारे करवा दूंगा जितने भी भारतीय लेखांकन मानक हैं, ठीक है। एक चार्ट पे आपको भारतीय के साथ साथ विदेशी वाले भी बता दूंगा मैं, है ना, इंटरनेशनल वाले। अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होने के चरण की बात करें यानी फेसेस की बात करें तो सबसे पहला फेस जो था इनका अप्रैल 2016, जिनकी नेटवर्थ 500 या उससे अधिक की होती है कंपनियों की, तो उन पर तो स्वैच्छिक रूप से ही अप्लाई होता है, ठीक है। सेकंड की हम बात करें सेकंड फेज की तो अप्रैल 2017 की बात करें तो यहाँ पर सूचीबद्ध कंपनियां जो थी लिस्टेड कंपनियां और 250 करोड़ से अधिक की नेटवर्थ वाली कंपनियों पर भी ये अप्लाई हो जाता है, चाहे वो लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो। तीसरे चरण की बात करें तो यहाँ पर फिर से 500 करोड़ की नेटवर्थ की बात करी गई और यहाँ पर इन्होंने एक ही और ले आए कि गैर बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनियों पर भी ये अप्लाई होने लगा था, ठीक है, अप्रैल 2018 से। चौथे फेज की हम बात करें तो अप्रैल 2019
में फिर शायद चौथा, जो कि एनबीएफसी और 250 करोड़ की नेटवर्थ है उससे अधिक वाली अनलिस्टेड एनबीएफसी पर भी ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसके बेनिफिट की बात कर लें, कुछ क्या क्या बेनिफिट होते हैं इसके। तो वैश्विक स्वीकार्यता होती है इसकी, वैश्विक स्तर पर ये मान्य होते हैं, यानी कि आईएफआरएस के हिसाब से हम बनाए हैं कि हमने, तो भारतीय लेखांकन के हिसाब से अगर हम अपनी कंपनियों की बैलेंस शीट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं विदेशी जो निवेशक होंगे वो हमारी बैलेंस शीट को, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को आसानी से समझ सकते हैं और वो हमारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पूंजी की लागत की हम बात करें तो इसमें कमी आती है, क्योंकि पारदर्शिता बढ़ने से निवेशकों का जोखिम तो कम हो जाता है। इससे होता क्या है कि वैश्विक बाजार में जो हम सस्ती दरों पर अपनी पूंजी को आसानी से जुटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी कंपनी एक फेयर तरीके से काम कर रही होती है, हम और वो सारी चीजें सबको दिखाकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ छुपाकर नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए हमें विदेशी लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी में पूंजी इन्वेस्ट करेंगे वो। ठीक है, अगला पॉइंट है फेयर वैल्यूएशन। संपत्ति और देनदारी, मतलब हमारी जो एसेट्स होती हैं और जो हमारी देनदारी उधारी में जो सारी चीजें होती हैं उनको ऐतिहासिक लागत की बजाय हम वर्तमान में उचित मूल्य पर दर्शाते हैं। अगर ऐतिहासिक लागत की आपसे बात करी जाए तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था आपका इंटरनेशनल वाला, और उचित मूल्य की बात करी जाए तो ये IAS जो फॉलो करा जाता है। ठीक है, जिससे कंपनियों की सही आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। कारण चुनौतियां क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कोई IT सिस्टम अपग्रेड हो गए फिलहाल, तो इससे थोड़ी थोड़ी हमारी आवश्यकताएं समय समय पर बदलती रही हैं, तो इसलिए इनमें बदलाव करने की हमें आवश्यकता पड़ जाती है। शिक्षण और संसाधन की बात करें, ये एक जटिल प्रणाली है, क्योंकि CA और जो वित्तीय विश्लेषक होते हैं वो प्रबंधन को नए मानकों को समझने में गहन प्रशिक्षण की उनको आवश्यकता होती है, आसानी से तो समझ में आ ही नहीं आती किसी चीज़ है ना। और वहीं बात करें कर निर्धारण पर प्रभाव,